हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12 इकोनॉमिक्स का एग्जाम के लिए आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों से हम प्रॉमिस किए थे कि हम आप लोगों का पूरे इकोनॉमिक्स का बुक से आप लोगों के लिए 100 एमसीक्यूज का कम से कम 3 सेट्स हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे, जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर यानी 2024 से लेकर के 2012 तक जेक बोर्ड में जितना भी पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स में एमसीक्यू पूछा था, वो भी हम आप लोगों को एक लाइव सेशन में कंप्लीट करा दिए थे। लगभग 4 घंटा का हम लोगों का वो मैराथन क्लास चला था। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां से जाकर के आप 2024 से लेकर के 2012 तक का पूरा एमसीक्यू क्वेश्चंस को आप एक ही वीडियो में देख सकते हो और उसको एक ही बार में सोल्व कर सकते हो। और इससे पहले हम लोगों ने ये 100 एमसीक्यू हम आप लोगों को यहाँ करवाने वाले हैं। इसका एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके थे। आज हम लोग सेकंड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। एग्जाम से पहले एक और वीडियो अपलोड कर देंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी हम पढ़ा दिए हैं पहले से, चैप्टर बाय चैप्टर 1 शॉर्ट वीडियो भी करवा दिए हैं, मॉडल पेपर सोल्व करवा दिए हैं, परख सोल्व करवा दिए। और इससे ज्यादा आप लोगों को क्या चाहिए? फिर भी अगर आपको डाउट है इकोनॉमिक्स में तो हमको नीचे कमेंट करके बताना। हम 5-5 नंबर का भी आप लोगों के लिए जल्द ही वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तो चलो आओ वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का टॉप 100 एमसीक्यू सेट नंबर 2। और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे पहले ही दे चुके थे। जो स्टूडेंट इसको सोल्व किए हैं वो भी अपना आंसर मैच कर लो, और जो स्टूडेंट इसको सोल्व नहीं किए हैं वो अभी देख के सोल्व कर लो। और इसका पीडीएफ चाहिए तो राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, फ्री है। वहां पे मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, परख का मॉडल पेपर, मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक चीज हम फ्री में वहां आप लोगों को दे रहे हैं, जिसका फायदा आप लोगों को एग्जाम में जरूर होगा। तो उसको जरूर आप लोग ज्वाइन कर लेना। चलो आओ, समय नहीं गवाते हैं। आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों को करना है। आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आप अपने दोस्तों के बीच इसको जरूर शेयर करोगे। चलो तो हम लोग आते हैं पहला क्वेश्चन पे। बोल रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी जब कभी भी व्यक्तिगत चीजों का जिक्र होगा तो उसको हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, छोटे छोटे चीजों को। जैसे व्यक्तिगत परिवार को भी पढ़ेंगे, व्यक्तिगत फार्म के बारे में भी पढ़ेंगे, व्यक्तिगत उद्योग के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। इंग्लिश में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीज अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी इंडिविजुअल चीजों का बात आएगा तो उसको हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल फैमिली स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल फार्म का बारे में स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे, और ऑल ऑफ दिस यानी इन सब के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी हम लोग करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। देख लो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोगों को क्या बोल रहा है। बोला गया है सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया था? यानी कि किसने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है उसमें साधन हम लोगों के पास सीमित है। इसका मतलब है कि हम लोगों के पास जो पैसा है, हम लोगों के पास जो मनी है, वो पैसा हम लोगों के पास लिमिटेड है, और हम लोगों का वांट्स डिजायर है, मतलब वांट्स बहुत सारा है। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स? किसने कहा था भाई कि हम लोगों के पास पैसा बहुत कम है और हम लोगों को उस पैसे से सब चीज चाहिए। हमको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए, घूमने चाहते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, सब चीज हमको उसी पैसा से एडजस्ट करना है। तो इस समस्या के बारे में हम लोगों को रॉबिन्सन ने कहा था। किसने कहा था? रॉबिन्सन ने। एडम स्मिथ ने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, विज्ञान संबंधी परिभाषा यानी धन का विज्ञान है, एडम स्मिथ ने कहा था। मार्शल ने कहा था लोगों के विकास से संबंधित है। ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन मार्शल दिया था। इकोनॉमी इज ए साइंस ऑफ वेल्थ, ये एडम स्मिथ ने कहा था, और एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 नंबर पे बोल रहा है उत्पादन के निम्नलिखित में से कौन से घटक है? भूमि उत्पादन में यूज किया जाता है, श्रम का भी उत्पादन में यूज किया जाता है, पूंजी का भी उत्पादन में यूज किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। इसका मतलब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टर या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड भी होता है, लेबर भी होता है, और हम लोगों का ऑप्शन सी पे है कैपिटल भी होता है। इसके लिए राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं। द वर्ड माइक्रो इज फर्स्टली यूज्ड बाय। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो हम सबको पता है माइक्रो शब्द का यूज सबसे पहले रेगनर फ्रिस ने किया था। किसने किया था? रेगनर फ्रिस ने किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
5 नंबर पे हम लोगों को बोल रहा है माइक्रोज, जिसका अर्थ होता है छोटा। निम्न में से कौन सा शब्द है? माइक्रो विच मीन स्मॉल बिलोंग्स टू। माइक्रो ये जो वर्ड है ये किस भाषा से आया है? तो हम सबको पता है माइक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, यानी माइक्रो ग्रीक वर्ड से बना हुआ शब्द है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन पे हम लोगों को बोल रहा है निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से कौन कल्याणवादी विचारधारा का नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन। कल्याणवादी विचारधारा का जो परिभाषा दिया था उसमें मार्शल, पिगू और केनन, यानी कि मार्शल, पिगू और केनन ये तीनों ही जो है ये कल्याणवादी विचारधारा के प्रतिपादक है। इनके रिगार्डिंग जो अर्थशास्त्र है वो कल्याणवादी है। इन सभी इकोनॉमिस्ट ने यही माना था कि इकोनॉमी इज ए वेलफेयर इकोनॉमिस्ट है, लेकिन ये जो जेबी से है, जेबी से ने इसका परिभाषा नहीं दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेबी से। अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पे बोल रहा है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? तो हमको पता है अर्थशास्त्र की 3 प्रमुख केंद्रीय समस्या होता है। पहला होता है क्या उत्पादन करे, दूसरा होता है कैसे उत्पादन करे, और तीसरा होता है किसके लिए उत्पादन करे या उत्पादन वस्तुओं का वितरण कैसे करे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज, फर्स्ट प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड प्रॉब्लम है whom टू प्रोड्यूस या हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोड्यूस्ड ऑफ गुड्स। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए क्या बोल रहा है, किस अर्थशास्त्र में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सास्तित्व होता है? यानी कौन सा ऐसा अर्थशास्त्र होता है जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर बनाता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसा अर्थव्यवस्था होता है जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था मिलकर मिश्रित अर्थव्यवस्था को बनाता है। और हमारा भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो भी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। विच कंट्री हैज ए को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर? तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट और सोशल इकोनॉमिस्ट मिलकर के हम लोगों का मिक्स्ड इकोनॉमिक्स बनाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो कीमत तंत्र के आधार पे यानी कि लाभ कमाने के लिए वो अर्थव्यवस्था काम करता है। तो लाभ कमाने के लिए आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था काम करता है और इस अर्थव्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ठीक है, इन विच इकोनॉमी डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। तो प्राइस मैकेनिज्म के बेस पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स हम लोगों का काम करता है। इसका मोटिव होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना, उसके लिए जो सही होगा जिससे वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सके उसी के बेस पे ये काम करता है मेरा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल जो होता है वो बाएं से दाएं की ओर गिरता है। द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल्स, यानी पीपीसी कर्व जो होता है लेफ्ट टू राइट की ओर गिरता है। और हम आप लोगों का भी दिखा रहे हैं उत्पादन संभावना वक्र का ढाल इस तरीके का गिरता है, इस तरीके का। इसको बोला जाता है पीपीसी कर्व। और ये जो झुका हुआ है यहाँ पे मूल बिंदु 0 है, ये जो झुका हुआ है ये मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, यानी कि ये मूल बिंदु की ओर कॉनकैव होता है, इसको याद रखोगे। और एक इंडिफरेंस कर्व होता है जो इस टाइप का होता है, यानी उदासीनता वक्र जिसको बोलते हैं। और ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर यानी कि उत्तल होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स। हम बार बार इसको समझा रहे हैं क्योंकि इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसको अच्छा से याद रखोगे। ठीक है, हो गया, हटाएं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब भाई उपभोक्ता यानी कि एक पर्सन है, तो एक उपभोक्ता के बारे में, व्यक्तिगत चीजों के बारे में हमेशा हम लोग सूक्ष्म अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी किसी को बोला जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। कंज्यूमर्स बिहेवियर इज स्टडीज इन, कंज्यूमर एक पर्सन है तो इसके बारे में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 12। गोसेन का प्रथम नियम निम्नलिखित में से कौन है? तो एच गोसेन ने जो है वो 2 नियमों को बताया था। तो गोसेन का पहला नियम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ये गोसेन का पहला नियम है। और गोसेन का अगर दूसरा नियम बोलता तो सम सीमांत उपयोगिता नियम, ये गोसेन का दूसरा नियम है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पहला नियम है, सम सीमांत उपयोगिता नियम गोसेन का दूसरा नियम है। ठीक है, आपको याद रखना होगा। द फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन वाज
law of diminishing marginal utility, it is Gaussian's first law, and the second one is the law of equi marginal utility, it is the second law of H Gaussian. You should always remember it. ठीक है ना बच्चा लोग, इसको याद रखना होगा आप लोग को। बजट रेखा क्या दर्शाती है? बजट रेखा मूल्य अनुपात को दिखाती है। मूल्य अनुपात का मतलब होता है कीमत रेखा को दिखाती है। बजट रेखा कीमत रेखा को दर्शाती है। बजट लाइन इज सो प्राइस लाइन, इस तरीके से बजट लाइन हम लोगों का बनता है। ठीक है, और बजट लाइन हमेशा कीमत रेखा को आपका दर्शाता है। ठीक है, माइनस पी वाई बाय पी एक्स जो इसका फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 14, उदासीनता वक्र की ढाल निम्नलिखित में से किससे मापी जाती है? उदासीनता वक्र का ढाल निम्नलिखित में से सीमांत प्रतिस्थापन दर से मापी जाती है। उदासीनता वक्र मतलब अभी समझाएं, ये चीज को, इस चीज को बोला जाता है उदासीनता वक्र यानी इंडिफरेंस कर्व। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व मेजर्ड? इट इज मेजर्ड बाय मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि MRS से बोलता है कि जैसे जैसे एक वस्तु के उपभोग की इकाई बढ़ाएंगे दूसरे वस्तु के उपभोग की इकाई में कमी करना होगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में ये हम लोग को बताता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, नो इंक्रीज नो डिक्रीज, मार्जिनल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है वह वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग करने से सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? तो जैसे जैसे एक वस्तु के उपभोग की इकाई को बढ़ाते जाएंगे तो उससे मिलने वाली उपयोगिता घटते जाता है। क्या होते जाता है? घटते जाता है। टोटल उपयोगिता, कुल उपयोगिता बढ़ते जाएगा लेकिन सीमांत उपयोगिता घटते जाता है। कंजम्पशन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स डिमिनिशिंग। जैसे हम आप लोगों को पहले भी टेबल में इस तरीके से समझाए थे पहले भी कि मान लो यहाँ आर्टिकल है, ये मार्जिनल यूटिलिटी और ये टोटल यूटिलिटी है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 गुड्स का कंजम्पशन कर रहे हैं तो यूटिलिटी घटेगा। पहले मान लो 50 था, फिर मान लो 40 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 10 हो गया, और टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा। पहले टोटल यूटिलिटी 50 था, फिर 50 में 40 जुटेगा 90 हो गया, फिर 90 में 30 जुटेगा 120 हो गया, 120 में 20 जुटा 140 हो गया, 140 में 10 जुटा 150। टोटल यूटिलिटी बढ़ते जाएगा लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता घटते जाता है। ठीक है, इसी को ही तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में हम लोग दिखाते हैं। चलो जी, फॉर्मूला पूछ रहा है आगे। क्या पूछ रहा है आगे? फॉर्मूला। ठीक है, चलो देखते हैं क्या फॉर्मूला पूछ रहा है। सीमांत उपयोगिता हम कैसे निकालते हैं? हाउ यू कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी? तो फॉर्मूला होता है MU, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू डेल्टा टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कुल उपयोगिता में परिवर्तन डिवाइडेड बाय उपभोग की इकाई में परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्या बोल रहा है। उपयोगिता की माप की जा सकती है, उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। क्वेश्चन नंबर 18, चलो थोड़ा ऊपर आते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 18, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हु प्रोपाउंडेड द ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी? तो याद रखना, अगर बोलेगा क्रमवाचक, अगर बोलता है क्रमवाचक तो याद रखना क्रमवाचक के बारे में हम लोगों को हिक्स और एलन ने बोला था। और अगर गणनवाचक बोलता, क्या बोलता? अगर मान लो क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में बोलता गणनवाचक तो गणनवाचक सिद्धांत याद रखना मार्शल ने। ऑर्डिनल यूटिलिटी हिक्स और एलन ने दिया था। और अगर क्वेश्चन में कार्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट बोलता, कार्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट बोलता, तब आप उसको बताते मार्शल ने बोला है। याद रखना इन दोनों में से भी कोई एक क्वेश्चन MCQ में आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा, इसलिए आप लोग इसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा रुको, एक क्वेश्चन तो छूट गया 19 नंबर ना। बोल रहा है अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय है तो किसी भी वस्तु में आवश्यकता संतुष्टि पूरा करने का जो शक्ति होता है, किसी वस्तु में आवश्यकता पूरी करने की शक्ति को ही उस वस्तु की उपयोगिता बोलते हैं। यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स मींस, यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे बोला जाता है कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होगा? देखो इस तरीके से हम बार बार ये ड्राइंग आप लोगों को समझाएं, कई बार समझाएं, अब तक तो दिमागों में आप लोगों का ये घुस भी गया होगा। ये टोटल यूटिलिटी होता है, ये मार्जिनल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता। तो यहाँ कुल उपयोगिता स्थिर है, तो कुल उपयोगिता स्थिर तब होता है जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज फिक्स्ड देन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो।
टोटल यूटिलिटी यहाँ पे फिक्स्ड है, स्टेबल है, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मांग वक्र का ढाल होता है, तो मांग वक्र का ढाल हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, बाएं से दाएं। डिमांड कर्व इज जनरली स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से डिमांड कर्व हमेशा इस तरीके से नीचे गिरता है। डिमांड कर्व हमेशा क्या होता है, नीचे गिरता है, ऐसे ऐसे नीचे गिरता है, मतलब ऐसे, इस तरीके से डिमांड कर्व नीचे गिरता है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 22 पे बोल रहा है मांग में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण है। क्या ऐसा होगा जिससे किसी उपभोक्ता का मांग घट जाएगा? आय में कमी होगा तो मांग तो घटेगा ही घटेगा, क्रेताओं की संख्या में कमी होगा तो मांग घटेगा ही घटेगा, उपभोक्ताओं की रुचि में कमी होगा तो मांग घटेगा ही घटेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर, इनमें से सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन फॉर ऑल इज फॉल इन डिमांड, डिमांड के घटने का क्या रीजन है? फॉल इन इनकम, इनकम घटेगा डिमांड घटेगा। फॉल इन नंबर ऑफ बायर्स, बायर्स घटेगा डिमांड घट जाएगा। फॉल इन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का टेस्ट घटेगा तो डिमांड भी घटेगा, यानी ऑल ऑफ दीज। आगे, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है क्या कहलाती है? अरे बाबा, या तो ये पी लो नहीं तो वो पी लो, या तो ये खा लो नहीं तो वो खा लो, नहीं तो ये ले लो नहीं तो वो ले लो, ये सामान को लो नहीं तो उस सामान को लो, एक ही काम तो करेगा। तो ऐसी वस्तु जो एक दूसरे के बदले प्रयोग में लाई जाती है उन्हें स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। और ऐसे वस्तुएं जिनको एक दूसरे के साथ प्रयोग में लाया जाएगा, एक दूसरे के साथ प्रयोग में लाया जाएगा, जैसे चाय और चीनी, जूता और मोजा, पेन और स्याही, ये सब पूरक वस्तुएं होता है। लेकिन चाय और कॉफी, या तो चाय पियो नहीं तो कॉफी पियो, तो ये हम लोगों का स्थानापन्न वस्तु होता है। गुड्स विच कैन अल्टरनेटिवली बी यूज्ड आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स, ऐसा गुड्स जो एक दूसरे के जगह यूज में लाया जाता है। और ऐसा गुड्स जो एक दूसरे के साथ में यूज में लाया जाएगा, बोथ, तो ऐसे गुड्स को बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री गुड्स। आगे, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग में क्या होगा? अब देखो, कॉफी और चाय एक दूसरे के स्थानापन्न वस्तु है, तो अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग कॉफी पीने छोड़ देगा, तो कॉफी पीने छोड़ के चाय पिएगा तो चाय का डिमांड बढ़ जाएगा, चाय का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बोला गया है विथ द राइज इन प्राइस इन कॉफी प्राइस द डिमांड ऑफ टी विल बी इंक्रीजेज। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में स्थानापन्न वस्तुओं का एक उदाहरण है, एक स्थानापन्न वस्तु बताओ। चाय और चीनी, ये तो एक साथ यूज में लाया जाएगा, पूरक वस्तु है। चाय और चीनी कौन सा वस्तु है? पूरक वस्तु है। कलम और स्याही भी पूरक वस्तु है। जूता और मोजा ये भी पूरक वस्तु है। लेकिन चाय और कॉफी ये मेरे लिए स्थानापन्न है। ऑप्शन डी राइट आंसर। इन द फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स टी और कॉफी है, और बाकी ये सब शुगर एंड टी, पेन एंड इंक, शूज एंड सॉक्स, ये मेरे लिए आप लोगों का कंप्लीमेंट्री गुड्स है। ठीक, आगे नेक्स्ट आते हैं, विलासिता की वस्तुओं में मांग की लोच कैसी होती है? तो विलासिता वस्तुओं में मांग की लोच अत्यधिक लोचदार होता है। ठीक है, अत्यधिक लोचदार होता है, कीमत में परिवर्तन होता है, मांग में तुरंत परिवर्तन हो जाता है। और लग्जरियस गुड्स डिमांड इज हाईली इलास्टिक होता है, प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ कि नहीं हुआ, डिमांड तुरंत चेंज हो जाता है। 27 नंबर, इकाई से कम मांग की लोच को निम्नलिखित में से कौन व्यक्त करता है? मतलब इनमें से कौन सा मांग ऐसा होता है जिसमें ना के बराबर चेंज होता है? वो होता है आवश्यक वस्तुओं में। ठीक है, बाकी सब में मांग का लोच देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो इलास्टिसिटी लेस देन 1, तो लेस देन 1 इलास्टिसिटी जो है वो नेसेसरी गुड्स में हम लोगों को देखने को मिलता है। जितना भी आप लोग इसका क्वेश्चन बनाए होंगे, एक बार आंसर की से भी मैच कर लेना कि कितना क्वेश्चन सही बन रहा है, कितना क्वेश्चन गलत बन रहा है। और हम जो पढ़ाए हैं उस सब क्वेश्चन इसमें मिल रहा है। मांग की लोच को मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया था? फ्लक्स ने किया था। ठीक है, और मांग की लोच को मापने का टोटल कितना विधि होता है? टोटल 5 विधि होता है। टोटल 5 विधि होता है मांग की लोच का। बोल रहा है क्वेश्चन पे, हु प्रोपाउंडेड द परसेंटेज और परपोनेट मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये फ्लक्स ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 29, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? अभी बताए थे 5 प्रकार की होती है। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? 5 टाइप का। कौन कौन? हम कई बार समझाए हैं, एक लास्ट टाइम फिर समझा दे रहे हैं। यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होता है, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होता है, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लेस देन 1, और यहाँ इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू मोर देन 1।
यानी कि पूर्णतः लोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग, बेलोचदार मांग और पूर्णतः बेलोचदार मांग, ये 5 तरीके का होता है। ठीक है, कई बार हम आप लोगों को इस चीज को सिखाए हैं। आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे, स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की लोच होती है। स्थानापन्न वस्तुओं में मांग की लोच धनात्मक होती है। जैसे अगर कॉफी का दाम बढ़ गया तो चाय का डिमांड बढ़ जाएगा। कॉफी का दाम घट गया तो चाय का डिमांड भी घट जाएगा। तो धनात्मक संबंध होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स इज पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 31, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग कम हो जाती है तो वस्तु होगी। नॉर्मली तो यही होता है कि अगर कभी भी किसी उपभोक्ता का आय बढ़ता है तो मांग बढ़ता है, आय घटता है तो मांग घटता है। लेकिन यह उल्टा हो रहा है। अगर आय बढ़ गया और वो किसी वस्तुओं का मांग को कम कर दे रहा है तो वो वस्तु किस तरीके का वस्तु होगा? तो वो विलासिता की एक मिनट रुको, विलासिता नहीं जी, वो गिफ्ट वस्तुएं होंगी, घटिया वस्तुएं होंगी, गिफ्ट वस्तुएं। इन इंक्रीज इन द इनकम, समझ में आ गया ना? वो किस तरीके का गुड्स होगा भाई? गिफ्ट गुड्स। थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों समझाना पड़ता है ना। ठीक है, मांग की लोच से क्या अभिप्राय है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? तो मांग की लोच का मतलब होता है आपका, अगर किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसके मांग में जो परिवर्तन होता है उसे ही मांग की लोच कहते हैं। कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाली परिवर्तन को ही मांग की लोच कहा जाता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, इफ डिमांड ऑफ द कमोडिटी विल बी चेंज ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस देन इट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? तो उत्पादन फलन में उत्पादन उत्पत्ति के साधनों का फलन होता है। इन प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन इज फंक्शन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हर एक क्वेश्चन हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि समझाने का तो टाइम अब नहीं ना बचा है भाई। नियर बाय में एग्जाम है, सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, मारेंगे धड़ाधड़। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे होता है? तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध पैमाने के प्रतिफल के नियम से होता है। इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इट इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। इट इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। 35 नंबर क्वेश्चन, परिवर्तनशील अनुपात का नियम का संबंध किससे होता है? परिवर्तनशील अनुपात का नियम का संबंध अल्पकाल से होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन इज रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म। किससे रिलेटेड होता है? शॉर्ट टर्म से। रिटर्न टू स्केल लॉन्ग टर्म से होता है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म से होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। आगे बोला गया है जब औसत उत्पाद यानी एपी अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पाद एमपी क्या होगा? तो सिंपल बात है, जब हम लोगों का औसत उत्पाद एपी अधिकतम होता है तो उस समय जो सीमांत उत्पाद एमपी होता है वो उसके बराबर ही हो जाता है। उसके क्या होता है? बराबर ही होता है। ठीक है, उसके बराबर ही होता है। बोल रहा है क्वेश्चन पे, द एवरेज प्रोडक्शन कर्व इज मैक्सिमम। जब एपी कर्व मैक्सिमम होगा तो उस समय मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व उसके बराबर होगा, क्योंकि एक दूसरों को वहां पे काटता है, दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। एक फार्म का उत्पादन फलन है, उत्पादन फलन किससे संबंधित है? तो आगतों एवं निर्गतों में संबंध को बताता है। द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ ए फार्म इज रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। किससे संबंधित होता है? इनपुट और आउटपुट से संबंधित होता है। आगे लो भाई, ये न्यूमेरिकल हम कराए थे ना, फिर मिल गया न्यूमेरिकल। इसको हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं। जब 100 इकाइयों का उत्पादन करने पर कुल स्थिर लागत यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 30 रुपया है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 30 रुपया है, और औसत परिवर्तनशील लागत यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 3 रुपया है। तो टोटल कॉस्ट बताओ। ठीक है, तो बताओ टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो 30 रुपया है, देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो कभी नहीं बदलता है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट तो बदलता है प्रोडक्शन को देखते हुए। तो कितना यूनिट प्रोडक्शन हुआ? 100 यूनिट। कितना यूनिट प्रोडक्शन हुआ? 100 यूनिट। 100 यूनिट और 1 यूनिट प्रोडक्शन का दाम है 3 रुपया। तो बताओ फिक्स्ड कॉस्ट तो 30 रुपया है और 100 यूनिट प्रोडक्शन करने का एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट 300 रुपया पड़ गया। तो दोनों को जोड़ के 330 रुपया जो है वो हम लोगों का कॉस्ट बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है, आ गया समझ में? आगे क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? तो एवरेज कॉस्ट कर्व का आकार जो होता है वो यू आकार का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
द एवरेज कॉस्ट कर्व कौन सा शेप का होता है? यू शेप का। चलो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फॉर्मूला पूछ रहा है एवरेज कॉस्ट का। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। डी नंबर, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 41 बोला गया है मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो मौद्रिक लागत में अव्यक्त लागत ये भी शामिल होता है, सामान्य लाभ भी शामिल होता है, व्यक्त लागत भी शामिल होता है। तो इनमें से सभी को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन मॉनेटरी कॉस्ट? तो मॉनेटरी कॉस्ट में इम्प्लिसिट कॉस्ट भी शामिल होता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी शामिल होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी शामिल होता है। तो राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑल द एबव, इनमें से सभी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर लागत नहीं है? मतलब क्या ऐसा है जो हमेशा घटते बढ़ते रहेगा, उसका खर्चा ऊपर नीचे होते रहेगा? ब्याज ये तो भाई फिक्स होता है ना। अगर हम कहीं से लोन लेकर के आए हैं और उसमें अगर हमको बोला है कि 6% इंटरेस्ट लगेगा तो ये तो फिक्स्ड है मेरे लिए। ठीक है, बीमे का प्रीमियम, अगर हम एक इंश्योरेंस लिए और उस इंश्योरेंस में बोला गया कि पर मंथ आपको 600 रुपया प्रीमियम लगेगा तो 600 रुपया ही लगेगा, ये तो फिक्स्ड है। कच्चे माल की लागत ये फिक्स नहीं है, आज कच्चा माल खरीद के लाए जितना में, जरूरी नहीं है कल भी उतना में मिलेगा। फैक्ट्री का किराया भी फिक्स होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स्ड कॉस्ट? तो रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला पूछ रहा है एमआर का, मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू डेल्टा टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू, यानी कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। किस बाजार में एआर एमआर के बराबर होता है? इन विच मार्केट एआर बराबर एमआर? तो एआर बराबर एमआर यानी कि इस तरीके से यहाँ एआर बराबर होता है एमआर का, और ये मेरा पाया जाता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार यानी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। और बाकी दोनों में एकाधिकार बाजार और एकाधिकृत बाजार, मोनोपोली मार्केट और मोनोपोलिस्टिक मार्केट, इन दोनों में ही इस तरीके का मेरा ड्राइंग बनता है। एआर और एमआर यहाँ होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखोगे। ठीक है ना, इन दोनों का है ये, इसका और इसका है ये। ठीक, और ये एआर एमआर बराबर होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। आगे नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, औसत आगम यानी कि एआर और कीमत एक ही है। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। औसत आगम रेखा और मांग रेखा एक ही है। हाँ ये भी सही है भाई, तो इनमें से दोनों सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? क्या एआर को ही प्राइस बोला जाता है? हाँ सही बात है, एआर को प्राइस बोला जाता है। क्या एआर कर्व डिमांड कर्व को शो करता है? बिल्कुल सही बात है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, ए एंड बी बोथ। ठीक है, आगे नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन पे देखो क्या बोल रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे हम लोगों को बोल रहा है एकाधिकार प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? अभी तो पढ़े परफेक्ट कॉम्पिट, एक मिनट भाई, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में ना एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? हैं? कुछ तो गड़बड़ है जी यहाँ पे। मोनोपोली मार्केट में क्या स्थिर रहता है? एकाधिकार बाजार में क्या स्थिर रहता है? अच्छा, एकाधिकार बाजार में स्थिर तो कुछ नहीं रहता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में स्थिर रहता है। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। एकाधिकार बाजार में एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू नहीं। ठीक है, इसका आंसर होगा डी नंबर, डी नंबर होगा। ठीक है, आगे फार्म का संतुलन का शर्त है। कोई भी जो फार्म है वो संतुलन पे आता है, उसका दो शर्त होता है, ऐसे तो तीन होता है। पहला शर्त होता है मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो, संतुलन का पहला शर्त है ये। ठीक है, और संतुलन का दूसरा शर्त होता है मेरा ये कि जो ये मेरा जो मार्जिनल कॉस्ट है उसको मार्जिनल रेवेन्यू कर्व नीचे से काटे यहाँ पे बराबर में। और दूसरा होता है ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि सम विच्छेद बिंदु। ये संतुलन का तीन स्तर होता है, लेकिन संतुलन का पहला शर्त यही है कि मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट हो। आगे उत्पादक संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सी रीतियां हैं? तो एक उत्पादक संतुलन में है या नहीं उसको पता लगाने के लिए कुल आगम एवं कुल लागत रीति का भी प्रयोग किया जाता है, सीमांत आगम एवं सीमांत लागत रीति का प्रयोग किया जाता है, दोनों का प्रयोग किया जाता है। विच इज मेथड इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम? तो टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट मेथड भी यूज होता है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट मेथड भी यूज होता है। तो राइट आंसर होगा सी, इनमें से दोनों। ठीक है, दोनों मेथड यहाँ पे यूज होगा मेरा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे।
49 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है एक फार्म हानि होने की स्थिति में भी उत्पादन कब तक करता जाएगा। तो एक फार्म को अगर हानि हो भी रहा है तो भी वो उत्पादन तब तक करते जाएगा जब तक मूल्य औसत परिवर्तनशील लागत से कम ना हो जाए। ए फार्म्स प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट ऑफ लॉस व्हेन, एक फार्म तब तक प्रोडक्शन करते जाएगा लॉस होने के बाद भी जब तक उसका प्राइस जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम ना हो जाए तब तक वो प्रोडक्शन करते जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, पूर्ति की वस्तु की पूर्ति को निर्धारित घटक है। वस्तु की पूर्ति किस चीज से तय होती है? क्या वस्तु की कीमत से तय होगी? बिल्कुल तय होगा कीमत से कि कितना पूर्ति करना है। संबंधित वस्तु की कीमत से भी तय होगा कि कितना पूर्ति करना है। साधनों उत्पादन साधनों की कीमतों से भी तय होगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स से भी सप्लाई होगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से भी तय होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से भी ये तय होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत के बीच किस तरीके का संबंध होता है? तो प्रत्यक्ष संबंध होता है, यानी कि सीधा रिलेशन होता है। और विलोम संबंध उल्टा रिलेशन होता है लॉ ऑफ डिमांड में, ये संबंधित होता है मांग का नियम में, मांग का नियम में। लेकिन पूर्ति का नियम में वस्तु की कीमत और उसके बीच धनात्मक संबंध होता है। क्यों? क्योंकि अगर कीमत बढ़ेगा तो पूर्ति बढ़ेगा और कीमत घटेगा तो पूर्ति घटेगा, इसलिए डायरेक्ट संबंध होता है, मतलब कि प्रत्यक्ष संबंध होता है। ठीक है, यही चीज यहाँ पे पूछ रहा था, विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज फाउंड बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड्स एंड इट्स प्राइस। तो उन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होता है। इफ price of the commodity increases then supply will be increases and the price of the commodity decreases then supply will be also decreases। और लॉ ऑफ डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स बोले तो नेगेटिव रिलेशन होता है लॉ ऑफ डिमांड में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, यदि किसी वस्तु की कीमत में 60% की वृद्धि हो, मतलब प्राइस उसका 6% बढ़ गया, प्राइस 6% बढ़ गया, परंतु पूर्ति में केवल 5% की वृद्धि हुई, लेकिन सप्लाई में सिर्फ 5% इंक्रीज हुआ सप्लाई, तो उसको हम लोग किस तरीके का पूर्ति, मतलब किस तरीके का चेंज बोलेंगे? तो वो एकदम समझ लो कि ना के बराबर है, चेंज होबे नहीं किया है, उसको हम लोग बेलोजदार पूर्ति बोलेंगे, इलास्टिक बोलेंगे। भाई देखो ना, इन इलास्टिक बोलेंगे, बेलोजदार, इन इलास्टिक, बेलोजदार। देखो 60% प्राइस में परिवर्तन हो गया, लेकिन उसका पूर्ति में उसके बराबर कितना परिवर्तन हुआ? सिर्फ 5%। तो ये ना के बराबर परिवर्तन हुआ, तो उसको बोलेंगे इन इलास्टिक, यानी कि बेरोजगार पूर्ति। ठीक है, ना के बराबर परिवर्तन हुआ है। 53 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहे हैं, बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? क्या बाजार एक क्षेत्र होता है? बिल्कुल होता है। क्या बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की उपस्थिति होती है? बिल्कुल होती है। क्या बाजार में वस्तु का एक मूल्य होता है? बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन डी नंबर। Which of the following is the characteristics of a market? मार्केट एक एरिया है। हाँ गुरुजी, बिल्कुल मार्केट एक एरिया है। प्रेजेंस ऑफ बोथ बायर एंड सेलर, क्या बायर और सेलर दोनों है यहाँ? हाँ गुरुजी, दोनों है। और एक गुड्स का प्राइस होता है? बिल्कुल होता है गुरुजी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 54 नंबर बोल रहा है, बाजार स्थिति जिसमें एक क्रेता है कहलाता है। एक क्रेता, देखो एक विक्रेता नहीं बोला, अगर एक विक्रेता होगा तो एकाधिकार। एकाधिकार कब होता है? ये तब होगा जब वस्तु का केवल एक विक्रेता हो, लेकिन एक विक्रेता थोड़ी है, एक खरीदने वाला है, तो उसको मोनोपोली बोलते हैं। जब एक सिंगल बायर है, सिंगल सेलर होगा, जब सिंगल क्या होगा? सेलर, या सिंगल प्रोड्यूसर होगा, तो उसको बोलेंगे मोनोपोली। लेकिन अगर खरीदने वाला ही एक है तो उसको बोलते हैं मोनोपोली। इसको याद रखना, खरीदने वाला ही एक है तो इसको बोलेंगे मोनोपोली। ठीक है, आगे 55 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, एकाधिकारी प्रतियोगिता का निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता है? एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या कीमत विभेदित कीमत मतलब विभेदित उत्पाद, अलग अलग प्रकार का उत्पाद पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। क्या विक्रय लागतें होती है अलग अलग? बिल्कुल होती है। क्या बाजार का अपूर्ण ज्ञान होता है? बिल्कुल होता है। तो उपरोक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट? तो ये सारा फीचर्स एक मोनोपोलिस्टिक मार्केट में आपका पाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। 56 नंबर क्वेश्चन में, किस बाजार में फार्म की मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होती है? यानी मांग वक्र पूरा जल्दी बदलते रहेगा, कभी मांग कुछ था कुछ था कुछ था, पूरा परिवर्तन होते रहेगा मांग, यानी मांग का लोच खूब रहेगा, तो वो हम लोगों का पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है।
इन विच मार्केट डिमांड कर्व्स ऑफ ए फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक, पूरा डिमांड अप डाउन होते रहेगा, तो ये मेरा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ऐसा होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या स्थिर रहता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार अभी पढ़े थे ना हम लोग इस तरीके से, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों स्थिर रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट इन परफेक्ट कंपटीशन, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी बोथ, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है किस प्रकार के बाजार संरचना में किसी वस्तु का केवल एक और एक ही उत्पादक होता है, एक ही बेचने वाला है, ये बनाने वाला बेचने वाला एक ही है, तो ये हम लोगों का होता है एकाधिकार बाजार में। इन विच टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर देयर इज वन एंड ओनली वन प्रोड्यूसर ऑफ एन आर्टिकल, दैट इज कॉल्ड मोनोपोली मार्केट, दैट इज कॉल्ड मोनोपोली मार्केट। क्वेश्चन नंबर 59 बोला गया है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फार्में किस प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन करती है, तो एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फार्में एक समान वस्तुओं का उत्पादन करती है। इसीलिए देखो यहाँ चावल मिलेगा, चावल चावल, यहाँ कपड़ा यहाँ कपड़ा, यहाँ कपड़ा, यहाँ सब्जी यहाँ सब्जी, यहाँ सब्जी यहाँ सब्जी, एक ही तरीके का सामान मिलता है। व्हाट टाइप्स ऑफ गुड्स ऑफ ऑल फार्म्स प्रोड्यूस इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, होमोजीनियस, एक तरीके के सामानों का ही उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 16 संतुलन कीमत के निर्धारक घटक कौन है, तो भाई वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति, जहां दोनों बराबर होगा वही कीमत का निर्धारण होगा, तो कीमत का निर्धारण वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा होता है। इस तरीके से ये हम लोगों का डिमांड कर्व है और ये हम लोगों का सप्लाई कर्व है, जहां ये दोनों बराबर हो गया वहां कीमत तय हो गया। तो किसी भी गुड्स का जो प्राइस इक्विलिब्रियम है वो डिमांड ऑफ कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी दोनों के द्वारा तय होता है। ठीक है, आगे 61 नंबर क्वेश्चन 61 पे बोल रहा है किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। किसने कहा था कि किसी भी गुड्स का प्राइस है, प्राइस इज डिटरमाइंड बाय बोथ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, तो ये कहा था मार्शल ने। डिमांड के बारे में सिर्फ जेनवेंस ने कहा था, सप्लाई के बारे में सिर्फ वर्लस ने कहा था, और मार्शल आके दोनों को जोड़ दिया, बोलता है ये बबुआ ना तो डिमांड अकेला प्राइस तय करेगा, ना तो सप्लाई अकेला प्राइस तय करेगा, ना तो मांग अकेला कीमत तय करेगा, ना तो फिर पूर्ति अकेला कीमत तय करेगा, इन दोनों को जोड़ो, ये दोनों मिल करके कीमत मेरा तय करेगा। ठीक है, ये मार्शल ने कहा था, मार्शल ने। क्वेश्चन नंबर 62 में बोल रहा है कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज डिटरमाइंड एट ए पॉइंट वेयर डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, डिमांड ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ गुड्स बी टू बी इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 मांग में पूर्ति के निम्नलिखित में से कौन से कारण है। अरे बाबा क्या ऐसे होगा जिससे किसी भी वस्तु का मांग परिवर्तित हो जाएगा। मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण है, क्या ऐसे होगा जिससे वस्तु का मांग बढ़ घट जाएगा। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। संबंधित वस्तुओं के कीमत में परिवर्तन से भी मांग में परिवर्तन होगा, जनसंख्या में परिवर्तन से भी होगा, तो ऑल ऑफ दिस उपरोक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन फॉर चेंज इन डिमांड, तो ये सारा का सारा मेरा रीजन है जिसके वजह से मेरा डिमांड बदलेगा। चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स और पॉपुलेशन इंक्रीज, ये सबके वजह से वो बदलेगा। क्वेश्चन नंबर 64 बाजार मूल्य पाया जाता है अल्पकालीन बाजार में। बाजार मूल्य अल्पकालीन बाजार में पाया जाता है, पर मार्केट प्राइस इज फाउंड इन शॉर्ट पीरियड मार्केट, क्योंकि बाजार में जो कीमत होगा वो कीमत बढ़ते घटते रहता है। आज आप जो कीमत लाए हैं कल वस्तु का वो कीमत नहीं रहेगा, कीमत बढ़ते घटते रहेगा। 65 नंबर अति अल्पकाल में पूर्ति होगी, अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णतः बेरोजगार होगी, पूर्ति चेंज नहीं होगा। इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ सप्लाई परफेक्ट इन इलास्टिक, गुड्स जो है उसका सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा वेरी शॉर्ट पीरियड में। आगे बोला गया है मांग आधिक्य की स्थिति तब होती है जब, तो याद रखना आधिक्य मांग आधिक्य, तो मांग आधिक्य तब होगा जब किसी भी वस्तु का मांग उसका पूर्ति से अधिक होगा। ठीक है, अतिरिक्त मांग भी इसको बोलते हैं, और पूर्ति आधिक्य यानी कि पूर्ति अतिरिक्त भी इसको बोलते हैं। पूर्ति आधिक्य ये तब होगा
जब किसी भी वस्तु का पूर्ति उसके मांग से अधिक है। और संतुलन वहां होगा जहां मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर है। अगर मांग अधिक है तो अधिक की मांग या अतिरिक्त मांग, अगर पूर्ति ज्यादा है तो अतिरिक्त पूर्ति या अधिक की पूर्ति। आया समझ में मेरा बात? ठीक है। तो अधिक की मांग कहां होगा? तो अधिक की मांग उस स्थिति पे होता है जहां पूर्ति की तुलना में मांग अधिक है। पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होगा, अधिक की मांग। थोड़ा सा लाइन कट गया था इसलिए हमको वीडियो पॉज करके इसको दोबारा से रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। ठीक है, आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे, डिमांड इज इन ए स्टेट ऑफ एक्सेस व्हेन डिमांड इज हायर देन सप्लाई। जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होगा तो वो मेरे लिए एक्सेस डिमांड कहलाएगा। जब सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम होगा तो वो हम लोग के लिए एक्सेस सप्लाई कहलाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि साधन कीमत निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन से घटक हैं? तो जब कभी भी वस्तु का साधन कीमत का निर्धारण होगा तो वस्तु का मतलब कि लगान, मजदूरी और ब्याज, इन सब से उसका निर्धारण होता है। विच इज या आर द कंपोनेंट ऑफ फैक्टर या फैक्टर्स प्राइस डिटरमाइनिंग, रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट, ये सबसे तय होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे, समष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं हैं? समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ते समय क्या सामूहिक अर्थशास्त्रियों का विरोधाभास नियम लागू होता है? हाँ, बिल्कुल लागू होता है। व्यतिरिक्त इकाइयों की अवहेलना, इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत चीजों को नहीं देखा जाता है? हाँ, नहीं देखा जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका इनमें से दोनों, ए एंड बी बोथ। which one of the following is the limitations of macroeconomics? तो मैक्रोइकोनॉमिक्स में कलेक्टिव इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स लागू होता है और इग्नोरेंस इंडिविजुअल यूनिट्स दोनों होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी बोथ। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 69, रोजगार सिद्धांत का संबंध किससे है? तो रोजगार सिद्धांत का संबंध हम लोगों का समष्टि अर्थशास्त्र से होता है। एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज रिलेटेड टू, तो जो एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है मेरा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे बोल रहा है समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र किसके बारे में अध्ययन करता है? पूर्ण रोजगार के बारे में? हाँ, करता है। समग्र कीमत स्तर के बारे में? हाँ, करता है। सकल घरेलू उत्पाद का? हाँ, करता है। तो उपरोक्त में से सभी। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज, फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी स्टडी किया जाता है, एग्रीगेट प्राइस लेवल के बारे में भी स्टडी किया जाता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में भी किया जाता है। तो ऑल द एबव, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? स्टॉक में, स्टॉक का मतलब है कि कोई चीज अगर एक जगह, ऐसे सोचना स्टॉक और प्रवाह में, कोई चीज अगर एक जगह रखा हुआ है, पड़ा हुआ है तो स्टॉक है, और अगर वो चीज को इनपुट आउटपुट ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, बह रहा है तो वो प्रवाह है। टंकी में रखा हुआ पानी स्टॉक है, लेकिन नल से बहता हुआ पानी प्रवाह है। इसके बाद तालाब का पानी स्टॉक है, लेकिन नदी का बहता हुआ पानी प्रवाह है। आया समझ में मेरा बात? ठीक है, तो मुद्रा का मात्रा, धन, गोदाम में रखा गेहूं, तो ये सभी मेरा स्टॉक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन स्टॉक? तो स्टॉक में क्वांटिटी ऑफ मनी भी आएगा, वेल्थ भी आएगा, क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड इन वेयर हाउस भी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 72 पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है? यानी इनमें से किसको हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में नहीं पढ़ते हैं? राष्ट्रीय आय को पढ़ते हैं, विदेशी विनिमय को पढ़ते हैं, सार्वजनिक आय को भी पढ़ते हैं, लेकिन मांग का नियम को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि मांग का नियम हम लोगों का समष्टि अर्थशास्त्र नहीं, व्यष्टि अर्थशास्त्र का पाठ है ये। तो बोला था किसको नहीं पढ़ते हैं, तो ऑप्शन सी को नहीं पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्ट मैटर इन मैक्रो इकोनॉमिक्स? नेशनल इनकम पढ़ते हैं, फॉरेन एक्सचेंज पढ़ते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर पढ़ते हैं, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, बिकॉज इट इज ए पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो भाई चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो तो दो चीजों का होता है, एक चक्रीय प्रवाह होता है वास्तविक प्रवाह और दूसरा होता है मौद्रिक प्रवाह, तो दोनों ही प्रकार का होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सर्कुलर फ्लो?
तो सर्कुलर फ्लो में हम लोगों का रियल फ्लो भी आएगा और सर्कुलर फ्लो में मॉनेटरी फ्लो भी आएगा, यानी बोथ बी एंड सी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। 74 नंबर पे बोल रहा है प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है। अभी बोले ना प्रवाह का मतलब क्या होता है, प्रवाह का मतलब होता है वो आएगा जाएगा आएगा जाएगा। उपभोग, उपभोग तो करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, निवेश भी करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, आय भी आएगा आएगा आएगा। तो भाई इनमें से सभी विच आर ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन इनफ्लो, तो कंजम्पशन भी इनफ्लो में आएगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगा, इनकम भी आएगा, यानी ऑल द एबव, इनमें से सब आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह में संतुलन के शर्त निम्नलिखित में से कौन सी है। चार क्षेत्रीय मॉडल में सबसे पहला सी, यानी कि हम लोगों का हाउस होल्ड जो घरेलू है वो भी आएगा, आई यानी इंडस्ट्री उद्योग फार्म वो भी आएगा, जी मतलब गवर्नमेंट वो भी आएगा, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यानी आयात निर्यात भी आएगा। तो चार क्षेत्रीय मॉडल में ये दोनों आएगा। अगर हम लोगों को बोलता दो क्षेत्रीय मॉडल तो इसमें सी और आई आता, तीन क्षेत्रीय मॉडल में सी आई और जी आता, और चार में तीनों आता, ठीक है ना। फोर्थ सेक्टर फ्लो बोला है तो ये सब आएगा मेरा, ये सेकेंड सेक्टर फ्लो है और ये थर्ड लेवल ऑफ फ्लो है और ये फोर्थ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 में। 76 नंबर पे बोल रहा है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय को क्या कहते हैं। नेशनल साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आय। नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि NNIFC, इसको हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नेशनल इनकम हम लोग बोलते हैं। चलो आगे नेक्स्ट, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यहां कुल गलती से लिखा है, यहां लिखा हुआ होना चाहिए था सकल घरेलू उत्पाद। द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए इकोनॉमी ओवर ए ईयर इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि GDP बोलते हैं इसको, GDP बोलते हैं। आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 78। एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित होता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तो तीनों ही क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। विच फैक्टर इज स्टडीज इन माइक्रो इकोनॉमी इन इकोनॉमी, तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर, तीनों ही आता है। हमको पता है ना भाई, तीन सेक्टर से मिल करके बनता है, तीनों आता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो कृषिगत चीजों से जुड़ा हुआ है, भूमि आता है, वन आता है, खनन भी आता है, तो इनमें से सभी। विच इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर, तो लैंड भी शामिल है, फॉरेस्ट भी शामिल है, माइनिंग भी शामिल है, यानी ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित है। बीमा तृतीय क्षेत्र में आएगा, बैंकिंग भी तृतीय क्षेत्र में आएगा, व्यापार भी तृतीय क्षेत्र में आएगा। दूसरा क्षेत्र बोला ना तो इसमें विनिर्माण आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, बाकी इंश्योरेंस, ट्रेड और बैंकिंग ये मेरा थर्ड सेक्टर में आता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर बोल रहा है लाभ के निम्नलिखित में से कौन से घटक हैं। तो लाभ में लाभांश को भी शामिल कर सकते हैं, लाभ में अवितरित लाभ को भी शामिल करेंगे, लाभ में निगमित लाभ को भी शामिल करेंगे, तो इनमें से सब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में डिविडेंड को भी शामिल करते हैं, प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को भी शामिल करेंगे और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स को भी शामिल करेंगे, यानी ऑल द एबव। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली के लाभ हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली के क्या क्या लाभ था। पहला, क्या ये एक सरल प्रणाली था। हाँ जी बिल्कुल था। आपसी सहयोग में वृद्धि होता था, बिल्कुल होता था। आर्थिक असमानताएं नहीं थी, सही बात है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट आते हैं एडवांटेज या एडवांटेजेस ऑफ बार्टर सिस्टम इज या आर। तो बार्टर सिस्टम एक सिंपल सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में म्यूचुअल कोऑपरेशन होता था और यहाँ इकोनॉमिक डिसपार्टीज नहीं होता था, तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, किसने कहा था। मनी इज व्हाट मनी डज, किसने कहा था, तो ये हार्टले विदर्स ने कहा था। हम कई बार आप लोगों को ये सब क्वेश्चन करवाए हैं, कई बार, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं मुद्रा का कार्य क्या है। मुद्रा विनिमय का माध्यम होता है, बिल्कुल होता है। मूल्य का मापक होता है, बिल्कुल होता है। मूल्य का संचय भी होता है, तो इनमें से सभी।
फंक्शंस ऑफ मनी इज, तो मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर्स ऑफ वैल्यू है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, यानी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। आगे 85 नंबर, निम्न में से कौन सा विधि ग्रह मुद्रा है? तो विधि ग्रह मुद्रा का मतलब होता है, यानी कि हम लोगों का लीगल टेंडर मनी का मतलब है कि किसी भी देश में वो मनी जो सरकार परमिशन देता है कि हाँ आप इसको चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह एक्सेप्ट होगा, नॉर्मली ये चलेगा, किसी भी तरीके का सामान खरीदे बेचो एक्सचेंज करो ये चलेगा। जैसे इंडिया में नोट होता है ना भाई, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट, ये सब विधि ग्रह मुद्रा होता है, यानी लीगल टेंडर मनी है। तो विधि ग्रह मुद्रा में प्रचलित पत्र मुद्रा आता है, लीगल टेंडर मनी में सर्कुलेटेड पेपर मनी मेरा आता है। 86 नंबर क्वेश्चन, व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य कौन है? तो व्यापारिक बैंक का प्राथमिक कार्य है जमा स्वीकार करना। हाँ, व्यापारिक बैंक प्राथमिक मतलब जमा स्वीकार करता है, ऋण भी देता है, ये पहला प्राथमिक कार्य है, ऋण देना दूसरा प्राथमिक कार्य है, और साख का सृजन करना तीसरा। ये तीनों ही चीज मेरा प्राथमिक कार्य की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर मेरा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट प्राइमरी फंक्शन आता है, प्रोवाइडिंग लोन प्राइमरी फंक्शन में आता है, और क्रेडिट क्रिएशन भी प्राइमरी फंक्शन में आता है, यानी ऑल द एबव, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ फॉर्मूला पूछ रहा है साख गुणांक, यानी कि इन्वेस्टमेंट साख क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है, साख गुणांक का फॉर्मूला होता है 1/CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नकद कोष अनुपात। ठीक है, यानी 1/, नकद कोष अनुपात, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। याद रखना ये क्वेश्चन इस साल एग्जाम में आप लोगों को दे रहा है, देगा ये क्वेश्चन। व्यापारिक बैंक क्या है? चलो देखते हैं। क्या व्यापारिक बैंक नोट छापता है, नोट का निर्गमन करता है? नहीं भाई, नोट का निर्गमन तो भारत में आरबीआई यानी केंद्रीय बैंक करता है। ग्राहकों से जमा स्वीकार करता है? हाँ करता है। ग्राहकों को ऋण देता है? हाँ देता है। तो बी और सी दोनों सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कमर्शियल बैंक इशू ऑफ पेपर करेंसी नोट्स? नहीं भाई, करेंसी नोट्स इशू नहीं करता है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम कस्टमर्स? हाँ डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। प्रोवाइड लोन फ्रॉम कस्टमर? हाँ कस्टमर को लोन भी प्रोवाइड करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? तो केंद्रीय बैंक द्वारा हमेशा चल मुद्रा जारी की जाती है। विच टाइप्स ऑफ करेंसी इज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक? तो हमेशा करेंसी, करेंसी का मतलब होता है नोट्स, करेंसी का मतलब होता है नोट्स, नोट्स इशू किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको लगेगा कि सब छापता है, नहीं। आगे क्वेश्चन नंबर 19, देश में कागजी नोट जारी करने का काम कौन करता है? तो उस देश का केंद्रीय बैंक करता है, और भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, यानी कि आरबीआई भारत में छापेगा। हु इशू पेपर्स करेंसी इन कंट्री? तो कंट्री में पेपर करेंसी इशू करने का परमिशन सेंट्रल बैंक को मिला है। और अगर जब इंडिया का बात करें तो इंडिया का सेंट्रल बैंक है मेरा आरबीआई, तो इंडिया में आरबीआई छापेगा। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा साख गुणांक की गुणात्मक विधि है? मतलब साख गुणांक का इनमें से कौन सा मेरा गुणात्मक विधि है? तो गुणात्मक विधि में ऑप्शन नंबर बी आएगा। बाकी ऑप्शन नंबर ए, बैंक के नकद कोष अनुपात में परिवर्तन यानी CRR, खुले बाजार की क्रियाएं, और बैंक दर में परिवर्तन, ये सब जो मेरे लिए है ये मेरे लिए मात्रात्मक है। ये तीनों मेथड कौन सा विधि है? ये तीनों विधि मेरा मात्रात्मक होता है। क्या होता है मेरे लिए? मात्रात्मक होता है, याद रखना इसको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट क्रिएशन? तो क्वांटिटेटिव मेथड है रिस्ट्रिक्शंस ऑन कस्टमर्स क्रेडिट। इसके अलावे चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो बैंक, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और बैंक रेट, ये मेरे लिए जो है ये मेरे लिए मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव है। ये क्वालिटेटिव था, ये क्वांटिटेटिव है, बाकी तीन चीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण कौन करता है? इंडिया में मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के द्वारा किया जाता है। हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई या मॉनेटरी सप्लाई? तो इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई रेगुलेट करता है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है साख मुद्रा में विस्तार करना है तो CRR। अगर आरबीआई ये चाहता है कि बैंकों के पास ज्यादा पैसा रहे ताकि वो लोन ज्यादा दे, तो आरबीआई CRR को घटा देगा। क्रेडिट मनी इज इंक्रीज्ड व्हेन CRR इज, अगर CRR को कम कर देंगे तो क्रेडिट मनी बढ़ जाएगा। ठीक है, CRR फॉल्स होगा तो क्रेडिट मनी बढ़ जाएगा। बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा, वो लोन ज्यादा देगा।
नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? तो नरसिम्हा समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से हुआ था। इंडिया में जो बैंकिंग सुधार था, जो बैंकिंग रिफॉर्म्स हुआ था, उसके लिए 1991 को जो है वो नरसिम्हा समिति का गठन हुआ था। विथ विच नरसिम्हा कमिटी इज रिलेटेड टू? इट इज रिलेटेड फ्रॉम द बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1991 फॉर द रिकंस्ट्रक्शन और बैंकिंग रिफॉर्म करने के लिए। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1980 में कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1980 में जो है वो आपका 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। लेकिन अगर बात करता 1969 को, तो याद रखना 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, यानी 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। हाउ मेनी बैंक्स आर नेशनलाइज्ड इन 1980? तो 1980 में 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। लेकिन अगर 1969 का बात करता तो वहां पे आप बोलना कि 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन मेरा हुआ था। ठीक है, आगे महामंदी किस वर्ष आई थी? तो महामंदी आया था, यानी कि द ग्रेट डिप्रेशन कैर्व इन विच ईयर? तो ये आया था 1929 को आर्थिक महामंदी आया था। आय एवं उत्पादन के संतुलन कीमत पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने से किस पर वृद्धि होगा? इन सब में वृद्धि होगा। रोजगार भी बढ़ेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा, आय भी बढ़ेगा। Which increase due to increase in aggregate demand of equilibrium level of income of production? तो सब बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, इनकम भी बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 98। अब देखो बस 3 क्वेश्चन है और खत्म हो जाएगा हम लोगों का। कीन्स का गुणांक सिद्धांत निम्न में से किसके बीच संबंध स्थापित करता है? तो कीन्स का गुणांक सिद्धांत निवेश और आय के बीच संबंध स्थापित करता है। Keynesian's multiplier theory establishes relationship between which of the following? Investment in income। अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा जो हम पढ़ाए थे, तो इसका फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। वाई का मतलब होता है, वाई का मतलब होता है इनकम, वाई का मतलब होता है इनकम यानी कि आय, और आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश। तो इन दोनों के बीच मेरा संबंध बताता है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ठीक है। 99 राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण, सबको। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या आता है? सब आता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर आता है, टैक्सेशन आता है, पब्लिक डेब्ट्स आता है, इनमें से सभी आता है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व प्राप्ति नहीं है? तो ऋणों की वसूली करना राजस्व प्राप्ति नहीं होता, बाकी सब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेवेन्यू रिसिप्ट्स? तो रिकवरी ऑफ लोन्स ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं है, बाकी सब मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। हो गया हम लोगों का टोटल 100 एमसीक्यू खत्म हो गया, और ये हम लोगों का सेट 2 था। हमको पता है कई सारे स्टूडेंट बीच में बोर हो गए होंगे, से सर इतना लेट लग रहा है, लेकिन क्या करें, 100 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाना पड़ता है, इसलिए टाइम लग रहा है। नहीं तो हम भी अगर सिर्फ हिंदी में समझाएंगे तो जल्दी जल्दी भाग जाएंगे भाई, लेकिन दोनों को अच्छा से समझाना पड़ता है, इसलिए टाइम लगता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, या आपको लगता है कि हम किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको जरूर बताना। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट तक वीडियो को जरूर पहुंचा देना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।